वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। अब आपका एग्ज़ाम चालू हो गया है 16 तारीख से, तो टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद भी अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। अगर ऐसा लगे कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो रनिंग चालू करिए, लेकिन पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं। होता क्या है कि लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं और रनिंग करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण से उनकी पढ़ाई भी कमज़ोर हो जाती है और आगे जाके क्या होता है, बाई चांस कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है जिसके कारण से पढ़ाई भी गई, फिर हमको फिर से तैयारी करना पड़ता है। तो आप रनिंग भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिएगा, एग्ज़ाम दे लीजिए और उसको अच्छा से दीजिएगा, मन से दीजिएगा, तंदुरुस्त होकर दीजिएगा। तो आपका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? तो समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार कितना में है? 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार कितना में है? 19 से 32 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना में है? 23 से 24 में। तो ये कौन सही है? इनमें से सभी के सभी क्या हैं? सही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, 15 में क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग पर आपको भेदभाव नहीं करना है। 16 में क्या है? काम का अधिकार, जो हम लोग मांगते रहते हैं कि सर्विस, नौकरी चाहिए, तो वो कितना का अनुच्छेद में दिया हुआ है? वो 16 में आपको दिया हुआ है। 17 में क्या है? छुआछूत का अंत, जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, ये कितना में दिया हुआ है? 17 में दिया हुआ है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? बोलने की, 19 का 1 का क में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। और इसी में क्या है? आपका प्रेस, जो न्यूज़ वाले बोलते रहते हैं, तो 19 का 1 के क में है। 20 में क्या है? दोष अगर सिद्धि हो जाता है तो दोष सिद्धि पर आप पर पुलिस पकड़ लेगी, तो ये कितना में है? 20 में है। 21 में क्या है? जीने का अधिकार। और 22 में क्या है? शक होने पर पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस क्या करेगी? आपको गिरफ्तार करेगी। ठीक है, तो ये क्या है? 22 में है। तो अब ये जानते हैं, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात कितना में है? 352 में है। तो आपका यही 20 से 21 छोड़ के बाकी सभी क्या हो जाते हैं? निरस्त। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा निरस्त हो जाता है? तो सभी निरस्त हो जाते हैं। कौन सा रहता है? 20 और 21। यानी पुलिस आपको पकड़ भी लेगी, आपको कुछ करेगी नहीं। राष्ट्रीय आपात खत्म होगा तब आप पे क्या होगी? कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? जीने का अधिकार दिया हुआ है। अब अगला में देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो हृदय एवं आत्मा किसे कहा? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना में है? अनुच्छेद 32। और इसमें 5 प्रकार के रीट जारी होता है, और 5 प्रकार का रीट जारी कौन करता है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, दोनों आपका रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत है, अस्पृश्यता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीने का अधिकार या शादी का, विवाह का अधिकार भी इसी में है। शादी या विवाह का अधिकार भी कितना 21 में है? अनुच्छेद 25 में क्या है? 25 में है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो कितना में है? 25 में। और भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? कि कोई भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और ना ही मानने के लिए वो बाध्य है। तो अनुच्छेद कितना में है? 25 में है। तो राष्ट्रीय आपात आपका, तो राष्ट्रपति शासन कितना में है? 356 में है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात आपका कितना में है? 352। 360 में वित्तीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है,
तो बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार आपका लग चुका है। बिहार में राष्ट्रपति शासन। अब वित्तीय अपराध अभी तक आपके देश में नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध कितनी बार लग चुका है? 352 के तहत कितनी बार लग चुका है? 3 बार, 1962, 1971 और 1975। 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो राष्ट्रीय अपराध लगाया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश स्वतंत्र बना था 1971 में, तो ये लगा था राष्ट्रीय अपराध। और 1975 में क्या लगा था? आंतरिक अशांति, यानी कि अंदर के लोग क्या हो गए थे? अशांत हो गए थे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। इसमें आपका राष्ट्रीय अपराध लगाया गया था। तो इसमें 62 में आपके पीएम कौन थे? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 71 में कौन थी? इंदिरा गांधी। और 75 में भी कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन अब संविधान में 2 शब्द नया जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय अपराध जो है, एक शब्द जोड़ा गया है। राष्ट्रीय अपराध जो है आपको 2 कंसेप्ट लगाया जाता है। एक, बाहरी आक्रमण कोई कर देता है, कोई अन्य देश भारत पर आक्रमण करता है तो राष्ट्रीय अपराध लगने की संभावना हो जाएगी, या नहीं तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र का मतलब होता है आप हथियार लेकर रोड पे आ गए पूरे देश में, तब आपका राष्ट्रीय अपराध लग सकता है। लेकिन इससे पहले क्या था? आंतरिक अशांति, लोग अगर नाखुश है तो भी राष्ट्रीय अपराध लगाया जा सकता है। और इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया, यानी कि लौ महिला भारत की कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप देख लिए। अब है आपका 168। 168 में क्या है? विधानमंडल। 169 में आपका क्या है? विधान परिषद। और 170 में क्या है? विधानसभा। ठीक, तो देखिए लगातार है 168, 169 और 170। तो 168 में है विधानमंडल। तो बिहार आपका में विधानमंडल है, उसमें 2 सदन हैं, एक विधानसभा का और एक विधान परिषद का। तो विधानसभा आपका 170 में है, जिसके तहत चुनाव होता है और मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। और नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और विधान परिषद हो गया एमएलसी। एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एमएलए का क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको उतार लीजिएगा। अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? चुनाव करें। तो गलत कौन है? नागालैंड की जो राज्य दिया गया था, नागालैंड को राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1963। ये आपका सही है। नागालैंड एक राज्य बना था कब? 1963। ये आपका सही है। गोवा का क्या है? गोवा, अरुणाचल और मिजोरम। तो गोवा, अरुणाचल और मिजोरम को राज्य बनाया गया था कब? 1987। तो ये भी आपका सही है। और मेघालय, याद रखना है एमएमटी कब हुआ था? यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, यह राज्य का दर्जा कब मिला इन्हें? 1972 में। तो ये भी आपका सही है। गलत कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1971 में। और ये जो आपका लिखा हुआ है 1975, ये किसका है? सिक्किम का। ठीक, तो अभी भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। और तत्काल में बना हुआ कौन है? अमरावती। ठीक है, और हैदराबाद। तो इसको उतार लीजिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में विशेष राज्य का दर्जा कुल कितने राज्य को प्राप्त है? तो कुल कितने प्राप्त है? 11। ठीक है, तो 11 में हम नाम भी जानेंगे। ठीक है, तो एक हम देख लेते हैं भारत का नक्शा। तो देखिए, उत्तर में 2 गो है। उत्तर में आपका 2 गो है, एगो हिमाचल प्रदेश, एगो उत्तराखंड। तो कितना हो गया उधर? 2। इधर का पूर्वी का पूरा 8 हो। 8 मतलब 7 सिस्टर।
असम, मेघालय सबका नाम लिख देते हैं, एगो सिक्किम, ठीक है। तो 8 गो हो जाएगा इधर, और नीचे एगो कौन सा है, तेलंगाना। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 और 8 कितना हो गया, 11। तो 8 का नाम जानते हैं कौन कौन है, असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन हो गया, असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये 8 गो हो गए, पूरब में हो गए, उत्तर में एगो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और नीचे में कौन है, तेलंगाना। तो कुल 11 भारतीय राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये जो 8 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य सटते हैं, 8 राज्य, और एगो क्या सटता है, यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो एगो केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है आपका, दिल्ली। और 8 गो कौन, तो देखिए सबसे आसान तरीका इसको याद करने का, बिहार से अलग हुआ कौन, झारखंड। तो अगर आपको बिहार याद हो गया तो बिहार, झारखंड एक हो गया। उसके बाद एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग कौन हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया। तो कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद है आपका राजस्थान हो गया। उसके बाद हो गया आपका हरियाणा, और आपका हिमाचल प्रदेश। अब एगो आपको लग रहा है, तो यूपी से एक अलग हुआ है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड एक हो जाएगा, उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कुल 8 गो भारतीय राज्य किससे सटते हैं, उत्तर प्रदेश से, और एक आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। अब आपका 9 क्या है, ये इस 9 के बारे में जानते हैं। तो भारत की कुल 9 राज्य समुद्री सीमा से सटते हैं। तो समुद्री सीमा से कौन कौन सटते हैं, तो 1 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कुल गिन लेते हैं, 9 गो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो कुल कितने राज्य सटते हैं समुद्र तट से, तो कुल 9 राज्य सटते हैं। और 14 चीन से सटने वाले, तो चीन से सटने वाले देश कितने सटते हैं, तो 14 देश चीन से सटते हैं, ठीक है। तो भारत में कितने राज्य को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, 11। उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटते हैं, 8, और एक केंद्र शासित प्रदेश। हमारा समुद्री तट से सटने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, 9 राज्य हैं, और चीन से सटने वाले कुल कितने देश हैं, 14 देश हैं। तो ये सब का नाम आप नोट कर लीजिएगा, किसी का भी इनमें से कोई नहीं डाल के पूछ सकता है। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। तो इसका राइट आंसर पहले ये हो जाएगा 28 दिसंबर 1885। तो इसका स्थापना कौन करते हैं, स्थापना A.O. ह्यूम, और इन्हें क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, इनका उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, इसे हम बोलते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी। तीसरा अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अध्यक्ष जॉर्ज यूले।
अब इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्रथम अंग्रेज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो अंग्रेज जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। और वृद्ध मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी, जो दूसरे में अध्यक्ष में बने थे। 1964 में क्या हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। 1984 में क्या हुआ था? BSP बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984। और 2012 में क्या आया था? आप पार्टी। ठीक है, आप पार्टी की स्थापना 2012, BSP की स्थापना 1984 और कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया 1964 और 1882 क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला आपका सवाल है, राज्यसभा के एक सीट वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो एक सीट वाले कौन है? त्रिपुरा में राज्यसभा का एक सीट है, अरुणाचल प्रदेश में भी एक सीट है, गोवा में भी एक सीट है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये सभी में क्या है? एक एक सीट पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। तो देखिए, त्रिपुरा में एक सीट, अरुणाचल में एक सीट, गोवा में एक सीट, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पुदुचेरी। पुदुचेरी विधानसभा क्षेत्र है, इसका मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। सिक्किम का कौन है? पेमा खांडू। सिक्किम का कौन है मुख्यमंत्री? पेमा खांडू। नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। कौन है? नेफ्यूरियो। ठीक है। त्रिपुरा का कौन है? त्रिपुरा का मानिक शाह। ठीक है, आपका हो गया, ये हो गया। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोग एकदम अच्छा से ध्यान दीजिए, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। क्या है? लेह। तो लेह में सबसे कम क्या होती है? वर्षा। ठीक है, क्योंकि ये ठंडा इलाका है तो बर्फी हो जाती है, वर्षा हो ही नहीं पाती है। कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला किस क्षेत्र में? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया की दृष्टि से कौन है भारत का सबसे बड़ा जिला? तो कच्छ, गुजरात। कच्छ, गुजरात। गया जी, अब गया का नाम क्या हो गया? गया जी बिहार में सबसे ठंडा बोले या सबसे गर्म, तो वो कौन है? गया जी। और यहीं पे है आपका बोध गया। ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। और रिजुपालिका निरंजना या फाल्गुन नदी के तट पर। ठीक है, तो बोलेगा कि फाल्गुन नदी के तट पर कौन बसा हुआ है? गया। और यहीं पे एक मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने किया था? रानी अहिल्याबाई होलकर। रानी अहिल्याबाई होलकर। और किशनगंज, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन एक पेड़ बचाने का था। ठीक है, तो उनका संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा। जतिन दास, इनकी मृत्यु 63 दिन जेल में भूखे रहने के कारण हो गया था। लेकिन कहाँ हुआ था? लाहौर। और कब हुआ था? 1929 में। MS स्वामीनाथन कौन है? यानी हाल में ही भारत रत्न 2024, तो 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, भारतीय लगाएगा। ठीक है, अब बोलेगा विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न। तो भारत में ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ा था? गेहूं और चावल पे। दाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हरित क्रांति हो गया। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति उर्वरक जिसे हम लोग कहते हैं खाद। लाल क्रांति संबंध किससे है? लाल क्रांति टमाटर और मांस।
गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति किससे है? आलू। अब है बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो गरम दल में मुख्य रूप से 3 आदमी का नाम आता है। गरम दल, जब गरम दल का मतलब था, ये कहते थे कि हिंसा करके भी देश की आज़ादी ली जा सकती है। और महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। अहिंसा का मतलब हमको जो है मारपीट नहीं करना है और बात से ही हम अपने देश की आज़ादी लेंगे। तो गरम दल में याद रखिएगा लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो लाल से क्या हो गया? लाला लाजपत राय। बाल से क्या हो गया? बीजीटी, शॉर्ट तरीका याद है, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। अब पाल से क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और इन दोनों का सम्मेलन हुआ। गरम दल और नरम दल कब मिला? लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ये हो गया। और इनका प्रमुख पुस्तक भी है गीता रहस्य, किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। ओरियन किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। द आर्कटिक होम इन वेदास, द आर्कटिक होम इन वेदास भी किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कुछ प्रमुख, गणेश उत्सव, गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। तो इन्होंने शुरू करवाया था गणेश उत्सव, इन्होंने शुरू करवाया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और मराठा 2 संपादक किए थे उस समय। देश की आज़ादी में बहुत से समाचार हमें नहीं मिल पाता था, तो इन्होंने किसी प्रकार से आपके लोगों के पास वो पहुंचाए। तो इनका नाम है मराठा। तो मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी ये किस भाषा में था? मराठा भाषा में। ठीक है, तो याद रखिएगा मराठी भाषा में कौन था? केसरी। और मराठा किस में था? अंग्रेजी। तो ये आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा हो गया, जतीन दास हो गया, MS स्वामीनाथन, सबके बारे में इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। नोट करने का भी टाइम मिलना चाहिए, बहुत लोग का नाम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सोना उत्पादन में प्रमुख है? तो सोना उत्पादन में तो हम जानते ही हैं। तो सोना में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक और झारखंड। ठीक है, कर्नाटक और झारखंड। राजस्थान किसमें प्रसिद्ध है? चांदी उत्पादन में प्रथम कौन है? राजस्थान। बिहार एक प्रकार का खनिज पाता है पायराइट्स बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश जानबे करते हैं हीरा के लिए प्रसिद्ध कौन है? मध्य प्रदेश है। तो कर्नाटक एवं झारखंड में कोयला का कुछ क्षेत्र है, झरिया, बोकारो, धनबाद, ये सब आपका है। और बोकारो में क्या है? स्टील प्लांट है। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। अगला सवाल है आपका, और बिहार का एक प्रसिद्ध मखाना भी याद रखिएगा, मखाना भी है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य, चाहे महिला का बोले या पुरुष, क्या मार देना है? केरल। क्या है आपका? केरल। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल का प्रमुख नृत्य है शास्त्रीय नृत्य कथकली कहाँ का है? केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। तो मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आपका केरल। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु। और ओडिशा का मणिपुर का और पूरा उत्तर भारत का एगो है कथक। ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होता है, कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। ठीक है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। करगम कहाँ का है? कर्नाटक। अब आते हैं गोवा। भारत में सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला
राज्य कौन सा है? नगरी की मतलब सिटी, ज़्यादा सिटी किसके पास है? गोवा के पास। तो सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य, सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य आपका कौन सा है? गोवा। हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिला हैं? तो ये सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सबसे कम लिंगानुपात लगभग 878। तो ये हरियाणा का है। तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है। सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष साक्षर केरल में है। सबसे कम साक्षर चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, तो वो कौन है आपका सबसे कम साक्षर? तो वो कौन है आपका? बिहार। तो सभी के बारे में हमने बता दिए। और भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व, यानी कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो देखिए, पहले हम गोलार्ध के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है? तो पहले हम गोलार्ध एक बना लेते हैं। ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया था? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने बनाया था इस ग्लोब को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश याद रखिए। सोया हुआ वाला अक्षांश, खड़ा वाला देशांतर। सोया हुआ अक्षांश, खड़ा वाला देशांतर। सोया हुआ अक्षांश और खड़ा वाला देशांतर। तो ऊपर है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों को टच करती है। 8 राज्यों में सबसे आसान तरीका याद करना, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। काम खत्म इसका हो गया। कर्क रेखा को हमारे भारत में एक नदी काटती है 2 बार। उसका नाम कौन नदी है? माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। अब है भूमध्य रेखा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको 2 बार कौन नदी काटती है? अफ्रीका में एक नदी है जिसका नाम है कौन नदी? कांगो नदी। कांगो नदी। तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी। इसी के नीचे आता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो उसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ठीक, ये भी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये आपको जो है भारत से कितना राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी। और हमारा भारत से भूमध्य रेखा कितना दूर है? 876 किलोमीटर। ठीक, जो सबसे नज़दीक में कन्याकुमारी आता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? आपको मकर रेखा। और मकर रेखा हमारे भारत में स्पर्श नहीं करती है, वो ऑस्ट्रेलिया चल जाती है ब्राज़ील होते हुए। और ये इसको 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। अब रही बात ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। और ये इलाका देख रहे हैं गर्मी प्रदेश। ये सब इलाका में क्या होगा? गर्मी। और रेखा रबर लगाती है। रेखा रबर लगाती है यानी रेखा भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा के आसपास हटने वाले इलाके में ज़्यादातर खट्टा फल और आपका रबर की खेती ज़्यादा होती है। तो ऊपर में हम एक ही याद करेंगे, ठीक है? हम 2 याद नहीं करेंगे। तो इसको क्या बोला है? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून और 22 दिसंबर के बारे में जानेंगे। ये हो गया बड़ा दिन और ये हो गया छोटा दिन। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। ये क्या है? जून।
और छोटा दिन हो गया 22 दिसंबर। इसी को बस यही याद रखना, इसको नीचे वाला कोई याद ही नहीं रखना, इसको पलट दीजिएगा, ये याद है। अब बोलेगा दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन 21 जून। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन जाएगा, इसका आंसर 21 जून हो जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पे 22 दिसंबर हो गया आपका छोटा दिन। 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या कहते हैं, उपसौर, और 4 जुलाई को क्या कहते हैं, अपसौर, अपसौर कहते हैं। 3 जुलाई को क्या कहते हैं, उपसौर, और 4 जुलाई को क्या कहते हैं, अपसौर। अगला सवाल हम चलते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग। अब है अगला सवाल आपका, इनमें से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास बनाए। शीतोष्ण का मतलब ठंडी के समय में उगने वाले घास को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो शीतोष्ण क्या है, स्टेपिज, तो स्टेपिज भी शीतोष्ण है, वेल्ड भी क्या है, शीतोष्ण है, और पुस्ताज भी क्या है, शीतोष्ण है। तो ये सभी क्या हो जाएगा आंसर। तो वेल्ड कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका। पुस्ताज कहाँ होता है, हंगरी, हंगरी में पुस्ताज कहाँ होता है। स्टेपिज कहाँ होता है, मध्य एशिया, मध्य एशिया तथा पूर्व का यूरोप, यानी पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, ये सब इलाका में क्या होता है, शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। स्टेपिज बोलिए मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप, वेल्ड क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका, सभी क्या है, शीतोष्ण है, सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला है निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण। ये भी शीतोष्ण की बात किया है, इसमें सभी के सभी क्या है, ये भी शीतोष्ण है, पीछे वाला भी शीतोष्ण था, तो ये भी, तो उधर का 3 इधर का 4, 4 3 7 गो शीतोष्ण के बारे में पढ़ेंगे। पंपास, पंपास जो घास है वो कहाँ मिलता है, शीतोष्ण है, वो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, उरुग्वे, तो ये सब इलाका में कौन मिलेगा आपको, पंपास। कैंटबरी घास कहाँ मिलेगा, न्यूजीलैंड, क्या मिलेगा ये, न्यूजीलैंड में मिलेगा। डाउन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाउन्स, डाउन्स ही है जो ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो याद रखिएगा डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया है, तो डाउन्स का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑस्ट्रेलिया क्या पाया जाता है, डाउन्स। अब प्रेरी कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। जब अमेरिका उत्तरी में आ जाएगा तो कनाडा भी मार दीजिएगा, तो उत्तरी अमेरिका कनाडा में कौन सी घास मिलती है, प्रेरी। तो बोलिए कैंटबरी शीतोष्ण घास का मैदान न्यूजीलैंड, प्रेरी शीतोष्ण घास का मैदान उत्तरी अमेरिका कनाडा, डाउन्स, डाउन्स शीतोष्ण घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया, पंपास शीतोष्ण घास का मैदान अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे। उतार लीजिएगा इसको। अगला सवाल है आपका, बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीट हैं। तो पहली बात, विधानसभा कितना अनुच्छेद में पाया जाता है, 170। तो विधानसभा अभी हम जस्ट पीछे बताए थे, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। तो विधानसभा की कुल कितनी सीट है, 243 सीट है। 40 किसका है बिहार में, लोकसभा। तो लोकसभा की सीट बिहार में कितना है, 40 है, और इसी से क्या होता है, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है। और 16 क्या है आपका, राज्यसभा का सीट है, राज्यसभा का सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, 16, और ये 75 जो है वो किसका है, बिहार में विधान परिषद का सीट है। विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है, 75 है। तो इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। तो बिहार के बारे में कुछ मिलान हम दिए हैं, अच्छा से इसको देख लीजिएगा। तो बिहार, पहली बात, भारत उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में पाया जा रहा है। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तर एवं पूर्वी। 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 उत्तरी गोलार्ध। अगर भारत की बात करेगा तो 8 4 37 6 क्या मारिएगा इसका आंसर, उत्तरी गोलार्ध। और 68 7 68 7 97 25, 68 7 97 25 पूर्वी गोलार्ध।
ये आपको हमेशा याद रखना है, पश्चिम दक्षिण आंसर ही नहीं होगा भारत का। तो जब भी 8 4 उत्तरी गोलार्ध, 68 7 97 25 पूर्वी गोलार्ध। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? काराकोरम श्रेणी। ठीक है। अब है बिहार का क्षेत्रफल, यहाँ क्या बिहार की भौगोलिक स्थिति, उत्तरी अक्षांश कितना है? 24 20 10, 24 20 10। और उत्तर कितना है? उत्तरी गोलार्ध है 27 31 15। तो बोलिए कितना होगा? 24 20 10 27 31 15 हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। बिहार क्षेत्रफल कितना है? 94 163 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपका सही है। बिहार का आकार कैसा है? आयताकार या चतुष्कोणीय भी बोल सकते हैं। भारत का भी आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार तो 10,40,99,452 है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी क्या है? सही है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में किस जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है? इसको अच्छा से समझेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए, पुरुष का बोलेगा पूर्णिया मार देना है, पुरुष और पूरे बोल देगा, पूरे बिहार में सबसे कम, यानी पुरुषों उसमें है और महिला भी है, तो भी आपको क्या मार देना है? पूर्णिया। तो इसका आंसर पूर्णिया हो गया। लेकिन केवल खाली महिला लगा देगा तो महिला में क्या सबसे कम साक्षर क्या हो जाएगा? सहरसा। ठीक है। गोपालगंज क्या है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, ज़्यादा लिंगानुपात, लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिले का है? गोपालगंज। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात बोल देगा, सबसे कम लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर का है। किसका है? मुंगेर का। तो सबसे कम लिंगानुपात बिहार अति मुंगेर, और सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज। सबसे कम साक्षर वाला जिला बिहार का पूर्णिया, चाहे पुरुष का और पुरुष और महिला दोनों में। अगर केवल महिला में पूछ देगा सहरसा। अब रोहतास क्या? सबसे साक्षर जिला, सबसे साक्षर जिला बिहार का कौन है? रोहतास। अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ। तो गंगा नदी हमारे गोमुख की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर। ठीक है। बिहार में सबसे पहले बक्सर। अब आते हैं सोन नदी। सोन नदी जो बोलेगा कि अमरकंटक की चोटी से निकलकर दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है सोन नदी। तो गंगा की सहायक सबसे लंबी सहायक नदी हो गया आपका यमुना, और यमुना की सहायक नदी चंबल बेतवा केन। यमुना की सहायक नदी चंबल बेतवा केन, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और दक्षिण से आकर मिलने वाली गंगा में नदी सोन। और सोन बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? रोहतास। कहाँ पड़ती है? रोहतास। अब आता है एक गंडक। तो गंडक जो नदी है वो कहाँ से? धौलागिरी। तो धौलागिरी पर्वत कहाँ है? नेपाल। तो धौलागिरी से निकलती है, लेकिन सबसे पहले बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? पश्चिम चंपारण। कहाँ प्रवेश करती है? पश्चिम चंपारण। अब एक और नदी है कोसी। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। कोसी कहाँ से निकलते? ये भी नेपाल से आती है। गोसाईनाथ। कोसी ऐसे भी गुस्सा जाती है तो गोसाईनाथ। तो गोसाईनाथ की पहाड़ी से आती है, लेकिन सबसे पहले बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? सुपौल। तो क्या हो जाएगा? सुपौल। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं बिहार के बारे में। अगला सवाल हम देखते हैं। अब है अगला सवाल, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक। तो दूरी मापने का दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। देखिए, एसआई मात्रक को थोड़ा ध्यान देना है। एसआई मात्रक पे क्या ध्यान देंगे कि जितनी भी दूरी होती है, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो, त्रिज्यक ऊंचाई हो, विकर्ण हो, सब का एसआई मात्रक मीटर होता है, चाहे विस्थापन हो। विस्थापन क्या कहलाता है? जब आप ए से बी गए और बी से ए आ गए तो आपका विस्थापन क्या हो गया? जीरो। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलेगा और वहीं रुक गए, वो विस्थापन कहलाएगा। लेकिन पुनः उस जगह पे आ जाते हैं तो विस्थापन क्या कहलाता है? जीरो। लेकिन दूरी क्या होता है? यहाँ से ए गए, ए से बी गए, सब प्लस होते जाएगा, तो ये दूरी कहलाता है। विस्थापन और दूरी में अंतर है। ठीक है। तो पार्सेक क्या हो गया? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो चलते हैं कुछ एसआई मात्रक। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम। अगर एंगस्ट्रम ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या मार दीजिएगा? मीटर, क्योंकि
एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मन करेगा तो आपको 100 से गुना करना होगा, तो ये 2 घट जाएगा, 10 पे पावर 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कभी सीएम। अब आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। उसके बाद आवृत्ति हो गया। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक, ज्योति तीव्रता का कैंडेला क्या होता है, कैंडेला। तापमान का SI मात्रक, तापमान का क्या होता है, केल्विन, तापमान का क्या होता है, केल्विन। विभव का SI मात्रक वोल्ट क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार हम अब देखते हैं 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 पे पावर आपका हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर हो जाएगा। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। अब आते हैं प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 पे पावर क्या होता है, 15 मीटर हो जाता है 1 प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। ये कितना होता है, 1.496 गुने 10 पे पावर क्या होता है, 11 मीटर। कॉस्मिक वर्ष क्या होता है, कॉस्मिक सूर्य के द्वारा आकाश गंगा के केंद्र को तय करने में, सूर्य के द्वारा यानी सूर्य के द्वारा आकाश गंगा, तो हम किस आकाश गंगा में रहते हैं, दुग्ध मेखला, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। सूर्य के द्वारा ये आपको जो है आकाश गंगा के केंद्र को तय करने में क्या होता है, कॉस्मिक। तो लगभग 230 मिलियन वर्ष लगता है, लगभग में आपका क्या मारिएगा, 230 मिलियन वर्ष होता है 1 कॉस्मिक ईयर। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, एल्केन का रासायनिक सूत्र, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखिएगा थोड़ा सा। एल्केन होता है, 3 चीज पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और होता है वो एल्काइल, एल्केवाइल। तो YL आएगा तो CnH2n+1। एल्केन ANE आ गया, तो इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन होता है। तो एल्केन में क्या हो जाएगा, CnH2n+2। एल्कीन में क्या हो जाएगा, CnH2n, बस यही इथिलीन में मिथाइल एथिलीन ये सब हो जाता है एथिलीन। और एल्काइन में तो ये एल्कीन हो गया, ये हो गया एल्काइन, तो CnH2n और -2। तो ये n का मान अपने मन से 1 2 रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में एगो आता है मीथेन, इथेन। देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 1, तो ये हो गया 2 और 2 4, तो 1 4 हो गया। अगर 2 रखते हैं 2, तो ये 2 दूना 4 और 2 6। अब ये CnH2n, तो यही है आपका कौन चीज़, C2H4 एथिलीन। तो आम को पकाने में काम करता है कौन, इथिलीन। अब ये CnH2n-2, अगर हम 2 रखते हैं 2, तो 2 दूना 4 में 2 गया 2, तो C2H2, और यही क्या है आपका एसिटिलीन। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइल और एल्काइल। तो एल्केन का सूत्र पूछा है, तो एल्केन मतलब क्या होगा, ANE। तो ANE वाला कौन हो जाएगा इसका आंसर, CnH2n+2। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है, समस्थानिक वे होते हैं जिनके, अब समस्थानिक 3 चीज पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। समस्थानिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। उसके बाद होता है समभारिक, समभारिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार। उसके बाद होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक जिसको बोलते हैं आइसोट्रॉन्स, आइसोट्रॉन्स।
इसका बस एक एग्जाम्पल देख, एक एग्जाम्पल पकड़ लेकर आए। जैसे यहाँ पे दिया कार्बन 6, यहाँ ऊपर 12, कार्बन 6 और ऊपर 14, तो नीचे वाला समान, तो इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन संख्या नीचे, प्रोटॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर ये भिन्न समस्थानिक। तो नीचे वाला बराबर समस्थानिक, तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। क्या है? अस्थायी कण है। ये कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। जब प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, मतलब प्लस। तो अब है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? जैसे ये लिख दिए C6, अब ऊपर दे दिए 14, यहाँ N7 ऊपर दे दिए 14। अब ऊपर वाला बराबर, तो ऊपर भार बराबर हो जाएगा तो क्या? संभारिक। और नीचे वाला भिन्न, तो परमाणु क्रमांक भिन्न, प्रोटॉन संख्या भिन्न, इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न, लेकिन द्रव्यमान बराबर या परमाणु भार बराबर, तो क्या कहलाएगा? संभारिक। अब आइसोट्रॉन्स क्या होता है? अब इसमें देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना है। तो 7 में कितना, 7 8 कितना होता है? 15, और 8 6 कितना होता है? 14। तो इन दोनों का अंतर, इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स। तो परमाणु भार में प्रोटॉन संख्या घट जाए तो क्या बचा? न्यूट्रॉन। परमाणु भार में प्रोटॉन संख्या घटे क्या बचा? न्यूट्रॉन। तो ये अंतर बराबर हो तो क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। तो अब इसका जवाब दीजिएगा समस्थानिक के बारे में। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका आंसर? आपका परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उसको नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है, D2O का परमाणु भार। अब परमाणु भार हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है तो ऊपर 1, यहाँ 1 होता है तो 2, और यहाँ 1 होता है तो ये 3। तो ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, और ये है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो बोलेगा तीनों का परमाणु क्रमांक नीचे 1 है तो 1 के हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबका भिन्न। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। बोलेगा न्यूट्रॉन संख्या, इसका न्यूट्रॉन संख्या अंतर 0, इसका न्यूट्रॉन संख्या 1, इसका न्यूट्रॉन संख्या 2। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर लिखा है यही है परमाणु भार। तो कम से कम हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद कीजिएगा तो बहुत आपका काम हो जाएगा। तो ड्यूटेरियम, इसका नाम क्या है बोलिए? टीरियम ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? भारी जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारी जल। तो ये ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम परमाणु भार कितना है बोलिए? 2। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा बोलिए? 2। ये कितना है यहाँ पे? 2। जितना लिखल है उतना से गुना। पहले परमाणु भार लिख लीजिए, पहले परमाणु भार लिख लीजिए। यहाँ जितना होगा 2 3 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 8, और परमाणु भार कितना होता है? 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16। तो 2 दूना 4 और 16 कितना हो गया? 20 इज द राइट आंसर। लेकिन यही बोल देगा जल का, तो हम लोग रटते हैं। तो हाइड्रोजन का कितनी, हाइड्रोजन है ना, कितना होता है परमाणु भार? 1। तो 1 गुना क्या हो जाएगा? 2, इसका तो 16 होता है, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो ये जो 18 है ये किसका है? ये जल का परमाणु भार है। और ये D2O किसका है? तो ये आपका जो है क्या नाम है? भारी जल का परमाणु भार 20 होता है। ठीक है, कुछ हम बताते हैं। ये कैल्शियम का परमाणु भार है। किसका परमाणु भार है? ये कैल्शियम का। और ये किसका है? नाइट्रोजन का परमाणु भार है। इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव यानी अभिक्रिया में भाग लेता है कौन? ट्राइटियम। ऐसे भी टाइ तो टाइ बोलेगा तो क्या होगा? ट्राइटियम। अगला सवाल है, चलते हुए हथौड़ों में कौन सी ऊर्जा? देखिए, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक स्थितिज और एक गतिज। स्थितिज क्या होता है? शांत, चुपचाप शांत, बैठे हुए हैं शांत है, मरा हुआ आदमी शांत है,
फिर से बेंच टेबल कुर्सी चुपचाप बैठा हुआ है, तो सब में क्या पाया जाएगा? स्थितिज। ठीक है, तो आपका ठहरा हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष, उठा हुआ हथौड़ा, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, गतिज क्या कहलाता है? चलता हुआ कोई व्यक्ति, चलता हुआ कोई भी चीज, बहता पानी, चलता हथौड़ा, छोड़ा हुआ धनुष, छोड़ी हुई बंदूक की गोली, सब क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा। तो अब कहता है चलता हुआ, तो हथौड़ा चल रहा है, खाट 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 कर रहा है, तो क्या मार देंगे? बोलिए, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है? mgh। इसका क्या होता है? 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। जब ये बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है कि द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? ये 1/2 से कोई मतलब है, गुना गुनी का जब भी बात आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? mv से। तो पहला वाला क्या लीजिएगा? हमेशा एक। बोलेगा द्रव्यमान दुगुना, तो 2 से कर दिया, तो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। बोलेगा द्रव्यमान 4 गुना, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन जो सही है बोलेगा तो पहले वाला तो 1 के लिखाएगा। बोलेगा वेग दुगुना, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना लिखिएगा? 4 गुना हो गया। 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 9 गुना हो गया। ये गतिज ऊर्जा के बारे में। तो सब फॉर्मूला में यही अप्लाई होता है। जेकर बारे में बोलेगा लिखाएगा, जेकर नहीं बोलेगा नहीं लिखाएगा। लेकिन अब हम बोलते हैं दोनों के बारे में। द्रव्यमान को बोल दिया गया तो पहला वाला 1 के लिए, द्रव्यमान को बोला आपको 3 गुना, तो 3 लिख दीजिए। अब वेग को बोला 2 गुना, तो वेग आपका क्या है? 2 है, तो 2 का क्या क्या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया कितना हो गया? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 गुना आंसर हो जाएगा। बोलेगा कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? बढ़ गया मतलब अंतर, तो कितना बढ़ गया? 11 गुना बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? बढ़ने का फॉर्मूला होता है वृद्धि का अंतर गुना 100 बटे कम, अंतर गुना 100 बटे कम। अंतर कितना का है? 11। 11 गुना 100 बटे कम क्या हो गया? 1 से कुछ बदला में नहीं है, क्या हो जाएगा? 1100% बढ़ गया। तो 3 प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। कितना गुना हो गया? 12 गुना। कितना गुना बढ़ गया? 11 गुना। कितना परसेंट? 1100। इसका बताइए, कितना गुना हो गया? 2 गुना। कितना गुना बढ़ गया? 1 गुना। कितना परसेंट? 100%। कितना गुना हो गया? 4 गुना। कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना। कितना परसेंट बढ़ गया? 300%। इस प्रकार से सवाल को जेकर बोलेगा लिखाएगा, जेकर नहीं बोलेगा नहीं लिखाएगा। सब फॉर्मूला में इसमें भी वही काम होता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है हम परिवर्तन हो जाए और फिर उसको वापस ला दें, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। जैसे खाना खाएं, पच गया, अब वो दाल चावल चीनी नहीं आने वाला है, तो खाना पचना रासायनिक परिवर्तन। कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन। पेट्रोल का दहन रासायनिक परिवर्तन। फिर से लोहे में जंग लगना, तो लोहे जंग लग गया, वो लोहा लौट के नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ बना था पानी से, पिघल के बन गया फिर पानी, तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती बच्चा में खेले थे, आपका जो है वो क्या कहते हैं? पपीता वाला डंटी में मोमबत्ती डाल डाल के बनाए थे, ठीक है, तो मोमबत्ती पिघल गया, फिर उसी को जमा करके डाल दिए और फिर एगो मोमबत्ती बन गया था। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। जल जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। तो CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन। जो जिलेटिन मिलाते हैं, आइसक्रीम जो खाते हैं ठंडा लगता है, ठीक है, तो CO2 से सूखी बर्फ बनाना क्या है? फिर से लौट के आ जाएगा। रेत का पानी में घोलना, रेत को पानी में घोल दीजिए, फिर शांत छोड़ दीजिए, फिर बालू नीचे बैठ जाएगा, ऊपर पानी आ जाएगा, अलग हो गया तो फिर आ जाएगा। लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे के अंदर लोहा है, चुंबक हटा लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा तक गुण रहेगा, फिर हटा दीजिए, फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर लौट के ना आ गया, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो हम कैप्सूल खाते हैं, देखे होंगे ऐसा कैप्सूल, ऐसा कैप्सूल बच्चा में खूब खाए हैं, ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसा रहता है ये कैप्सूल। तो ये कैप्सूल का जो आवरण किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम CaCO3 CaCO3, तो आंसर क्या हो जाएगा CaCO3। अब कैल्शियम कार्बन क्या होता है, अंडा का खोल, घोंघा का आवरण, घोंघा देखे हैं, घोंघा का आवरण जो ऊपर ठोस बना रहता है, घोंघा का आवरण, कछुआ का आवरण, मोती का सूत्र, ये भी क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर ये भी क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट है। अब Hg पारा को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। और SO2NO2 किसके कारण, इसके कारण क्या होता है, आम्ल वर्षा, जिसे हम लोग कहते हैं तेजाब की वर्षा हो रही है और देह में फोड़ा फुंसी हो जाएगा, आपका जो खेती किए हुए जल जाएगा। ये SO2 और NO2 जो ज्वालामुखी फटती है उससे सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम सोडा कहते हैं, ये बम बनाने में काम आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में घनत्व के आधार पे घटते क्रम में सजाएं। क्या लगाना है यहाँ पे, घटते क्रम में सजाएं। देखिए लिखावट में कई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हम है ना, ठीक है। निम्नलिखित में घनत्व के आधार पे घटते क्रम में सजाए, तो घनत्व क्या होता है। देखिए फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स कहता है कि आप हमको समझ लिए तो वो कभी नहीं भूलिएगा, जाके घाट पे भूलिएगा। केमिस्ट्री कहता है एलिमेंट पढ़ लिए, सारणी पढ़ लिए, परमाणु उसका क्रमांक पढ़ लिए, परमाणु भार पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक परिवर्तन, समांग विसरण, विषमांग मिश्रण, यौगिक तत्व, धातु अधातु के बारे में पढ़ लिए। केमिस्ट्री आपका 50% या 70% कंप्लीट हो गया। अब घनत्व क्या कहता है कि कोई भी वस्तु का घनत्व कम होगा वो जिंदगी भर ऊपरे रहेगा। बादल कहाँ रहता है, ऊपर, तो उसका घनत्व हवा से क्या है, कम है। पारा में जब लोहा डालते हैं तो लोहा ऊपर तैरता है, तो जो ऊपर है उसका घनत्व क्या है, कम है। दूध का क्रीम देखे होंगे, क्रीम कहाँ होता है, छाली, हम लोग बिहार की भाषा में छाली कहते हैं। छाली कहाँ होता है, ऊपर, तो बोलिए छाली का घनत्व कम है, लेकिन जो नीचे जो दूध है उसका घनत्व ज़्यादा है। तो जेकर ज़्यादा होगा वो नीचे होगा, जेकर कम होगा वो ऊपर। अब जो ना आपका एग्जाम्पल में लगता है बता सकते हैं। जैसे आप देखिए बर्फ़ अगर डालिएगा पानी में तो बर्फ़ ऊपर तैरेगा, तो बोलिए किसका डेंसिटी कम है, किसका घनत्व कम है, तो बर्फ़ का कम है, पानी का ज़्यादा है। अब इसी के एग्जाम्पल में बताइएगा, अगर दूध से क्रीम निकाल देंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, तो क्रीम निकाल देंगे तो दूध क्या हो जाएगा, पतला, तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो घनत्व कारण, और घनत्व के कारण कोई चीज़ मजबूत होता है, कोई चीज़ क्या होता है, मजबूत। देखिए मजबूत होने का मतलब है, देखिए 4 8 अंगुली 5 10 सब जुड़ गया, तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसका आकर्षण बल भी क्या है, ज़्यादा है। इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा। इसको एगो को कोई छुएगा 5 भाई में, सब भाई खड़ा हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगा। घनत्व क्या होगा, ठोस का ज़्यादा होगा, आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा घनत्व बोलिए ठोस का, ठोस से कम द्रव का, सबसे कम गैस का। इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, बोलिए घनत्व इसका बढ़ते घटते क्रम है, घनत्व हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं। इसी के कारण कोई चीज़ मजबूत होता है, कोई परिवार मजबूत भी रहता है आकर्षण बल के कारण। आकर्षण बल, स्वसंजक बल भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में पाया जाता है। अब लकड़ी और लोहा को ले लीजिए, तो लकड़ी का घनत्व ज़्यादा है तो स्वसंजक बल, लोहा का घनत्व ज़्यादा है तो लोहा का स्वसंजक बल ज़्यादा होगा, लोहा का आकर्षण बल ज़्यादा होगा, लोहा का घनत्व ज़्यादा होगा, और गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। समझ में आ गया, इन सब का आंसर हो जाएगा ठोस द्रव गैस। तो ये सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव और सबसे कम गैस का हो जाएगा। विसरण का मतलब होता है कोई भी सुगंध या दुर्गंध आपको आती है तो वो किसके माध्यम से आती है, तो विसरण के माध्यम। तो सबसे ज़्यादा विसरण गैस में, उसके बाद कम द्रव में, सबसे कम महकता होगा ठोस। लोहा हुआ सड़ियो जाता है तनिक कम महकता है, लेकिन गैस के माध्यम से ही कोई चीज़, तो कोई चीज़ की सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है वो किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से।
चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा चीज़ है ये। अगला आपका सवाल है कैल्शियम Ca++ में इलेक्ट्रॉन, हम बताए थे ना अभी जस्ट, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है, अस्थायी कण है। और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन, तो ये आपका कौन कण है, अस्थायी कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। तो आगे प्लस रहेगा बउआ, तुम प्लस रहेगा तो घटेगा, माइनस रहेगा तो जुटेगा। तो कैल्शियम का पहले परमाणु क्रमांक कोई बता दे, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। एक परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। ठीक, यहाँ पे क्या क्या लगैले है, प्लस। तो ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा, 40 में से क्या घटाएंगे, पहले 20 तो घटाइए लेंगे और 2 घटा देंगे, तो कितना घट गया, 22 घट गया। प्लस रहेगा तो औरों घटेगा। ठीक है, तो 2 + 2 घटेगा, 3 + 3 घटेगा, 2 को -2 जुट जाएगा, 1 - 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18। लेकिन अब आते हैं प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या कितना हो जाएगा, 20। अब बोलेगा परमाणु भार, परमाणु भार, तो परमाणु भार तो ऊपर है कितना हो जाएगा, 40। लेकिन अगर आपसे बोल दिया न्यूट्रॉन, अभी हम बोले थे ना न्यूट्रॉन क्या है, अस्थायी कण है ना, ये चेंज नहीं होगा। 40 में से 20 घटेगा, 40 में से 20 घटेगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 40 - 20 कितना हो जाएगा, 20 होगा। अच्छा समझिए इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन घट सकता है, बढ़ सकता है, प्लस होगा तो घटेगा, माइनस होगा तो जुटेगा। न्यूट्रॉन क्या है, अस्थायी कण है, वो हमेशा परमाणु द्रव्यमान में घटेगा, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी, जो घट के आया वो आंसर नोट कर लेना है। अगला आपका सवाल है स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, अजनबी, अजनबी गैस। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अजनबी। ठीक है, अजनबी, तो अजनबी गैस किसे कहते हैं, तो वो है आपका कौन, जिनोम। तो जिनोम को क्या कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं, यानी स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। प्लेटिनम सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व आपका कौन सा है, प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा, सबसे कठोर पदार्थ लगा देगा तो पदार्थ क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक, अब हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं, आवारा तत्व, जानबे करते हैं, घूमते रहता है इधर उधर। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है कौन, हाइड्रोजन। और आपका हो जाएगा ये, इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य में यही बचेगा जिसके तहत आप खाना वाना पकाइएगा। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, आपको हाइड्रोजन को। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आवारा तत्व हो गया, और सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है, सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन। पोलोनियम का समस्थानिक संख्या कितना है, इसकी समस्थानिक की संख्या कितनी है, 27 गो। कितना है, 27 गो समस्थानिक की संख्या, नोट कर लेना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रक्त से यूरिया को अलग, देखिए कोई भी छांकने उकने का काम जो होता है, शुद्धिकरण का काम, वो किसका है, किडनी का काम है। किसका काम है, किडनी, छांकने उकने। तो पेशाब का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो समझिए किडनी का प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा छांकता है, बोलिए किडनी। तो किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी, किडनी। किडनी की इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। किडनी का ध्यान नेफ्रोलॉजी, किडनी का ध्यान नेफ्रोलॉजी। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लैंड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। आंत, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आंत में। और छोटी आंत और बड़ी आंत, दो आंत है। छोटी आंत और आपकी बड़ी आंत। देखिए हैंडराइटिंग मत जाइएगा, कम समय है, ज़्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, खाली सुनिए ठीक से। ठीक है, तो दिक्कत है स्पेलिंग में। ऐसे भी कंप्यूटर वाले को स्पेलिंग से क्या मतलब है, उसको सिर्फ टिक मारने से मतलब है। छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है,
पानी पचता है। तो पानी, क्योंकि पानी इसी के माध्यम से आपका बाहर निकल जाता है, बड़ी मात्रा के बाहर निकल। तो पानी कहाँ पचता है? बड़े में। छोटी आंत में क्या होता है? अपना खाना का अवशोषण होता है, पूरा खाना का अवशोषण। लेकिन शुरुआत खाना का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख से खाना का पाचन अंत में समाप्त छोटी आंत में, लेकिन पानी का पाचन बड़ी आंत में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है पित्ताशय, यहीं पे पित्त जमा होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। निर्माण कहाँ होता है? यकृत से। चलिए इसको नोट कर लेना है। अगला आपका सवाल है, लेकिन किसे सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? तो ये आपका गलत है, इसमें आंसर में कोई नहीं दिया हुआ है, इसको काट देते हैं और यहाँ पे सी राजा गोपालाचारी, गोपालाचारी आपका आंसर हो जाएगा। तो भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? सी राजा गोपालाचारी को दिया गया था भारत रत्न। तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954। ठीक है, 1954 में क्या होता है? भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न की शुरुआत 1954। मिलता क्या है? पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का मिलता है, पत्ते का आकार का। और इसको किस में दे देता है? उजला फीता यानी श्वेत फीता, श्वेत फीता में दिया जाता है। जैसे पहनाया जाता है ना श्वेत फीता, श्वेत फीता में पहनाया जाता है। ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री 1900 मिलता है 6 में। ये भारत में मरणोपरांत पाए जाने वाले पहले भारत रत्न वाले व्यक्ति है। तो मरणोपरांत पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, भारत में व्यक्ति तो लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ होती है? ताशकंद। ताशकंद राजधानी किसकी है? उज्बेकिस्तान का। किसका है? उज्बेकिस्तान। ठीक है। अब है सचिन तेंदुलकर, पहले आपका खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिसे क्या मिला था? भारत रत्न। ये है सीवी रमन। क्या है? सीवी रमन। इनको कब मिला था? 1954 में ही मिल गया था। तो ये है प्रथम वैज्ञानिक, ये है प्रथम वैज्ञानिक। तो प्रथम वैज्ञानिक जिसे भारत रत्न मिला था वो कौन है? सीवी रमन। और इन्हें एक नोबेल मिला था 1930 में। किस सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स के लिए। ठीक है। तो भारत रत्न प्रथम पाने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके, कौन हो गए? क्या हो गए? सीवी रमन। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, मरणोपरांत पहले पाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, और सबसे पहले पाने वाले सी राजा गोपालाचारी हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है, ये है महामैराथन, इसको बोल सकते हैं महासंग्राम। हम जो है समझिए कि एक युद्ध की भूमि में के रण में मौजूद हैं और वहाँ चारों बगल से घिरे हैं और उससे निकलना है हमको। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। और पश्चिम चंपारण में एक है वाल्मीकि रिजर्व। तो वाल्मीकि रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम चंपारण कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण। शिवहर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, एक कम जगह पे ज्यादा आदमी। ठीक है। तो सबसे आसान है। तो शिव जी की जो हम पूजा कर रहे हैं तो कम जगह छेके हुए हैं, तो इसलिए कम जगह पे ज्यादा आदमी आ जाता है। इसलिए याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो आपका कौन है? शिवहर। और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला, तो सबसे कम आबादी यानी जनसंख्या आबादी वाला जिला, तो वो है आपका शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। ठीक है। तो सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण, और वहीं पे कौन है? वाल्मीकि। ये मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज। अगला आपका सवाल है, बाह्य या बृहस्पति या जोवियन ग्रह में कौन शामिल है? बाह्य ग्रह देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सब को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक
ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल ग्रह। तो ये 4 गो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल कहता है। और इनको छोड़ के सब क्या हो जाएगा, बाह्य या बृहस्पतिय या जोवियन ग्रह में शामिल होते हैं। तो कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, कोई नहीं है, इसमें कोई शामिल नहीं है। अगला आपका सवाल है बिहार का दुख। बिहार का दुख, दुख का मतलब होता है शोक, और शोक जब आती है ये गुस्सा जाती है, तो गुस्सा जाती है तो कोसी कहाँ से निकलती है, गोसाई नाथ की पहाड़ी से निकलती है। तो बिहार का शोक या बिहार का दुख किसे कहते हैं, कोसी। हमारे लिए ये अभिशाप के रूप में जाना जाता है। तो बिहार का अभिशाप भी किसे कहते हैं, कोसी नदी को। गंगा नदी आपके बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, बक्सर, ठीक है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत। अब देखिए सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसमें 3 नदी कहाँ गई, पाकिस्तान को गई। तो कौन कौन गई, सिंधु, चिनाब और झेलम। तो सिंधु चिनाब झेलम किसे मिला, पाकिस्तान को। अभी रोका गया है, ठीक है, पाकिस्तान को। और हमको 3 नदी, भारत को 3 नदी, वो आपका कौन हो जाएगा, सतलज, व्यास, रावी। तो ये बंटवारा 6 नदियों का बंटवारा हुआ। ऐसे भी 1960 में 6 है, तो 6 नदी का बंटवारा हुआ। 3 नदी भारत को और 3 नदी पाकिस्तान को, सिंधु, चिनाब, झेलम, और उसको क्या, सतलज, व्यास और रावी। भारत को क्या, सतलज, व्यास और रावी। तो ये याद रखिएगा। अगला आपका सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था 1942 में, लेकिन हमको 42 से ही काम नहीं चलेगा और भी कुछ जानना होगा। तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ, यानी प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन चालू कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। और इसी में नारा था करो या मरो, डू एंड डाई। और इसे किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन 0 आवर के नाम से पुकारा जाता है। ऑपरेशन 0 आवर के नाम से किसे, भारत छोड़ो आंदोलन को। और 9 जनवरी 1915 को आपके महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता कहते हैं। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब बापू किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। और इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, और हर 2 साल पे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय। 1922 में एक घटना होती है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, और इसी के तहत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1920 में। कब होती है, 1920 में। 1930 में आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल दांडी मार्च शुरू होता है। तो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों 1930 में होता है। और 1930 में ही एगो चीज होता है, 1930 में प्रथम गोलमेज में क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और महात्मा गांधी किसमें शामिल होते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों में B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर। और ये सब कहाँ होता है, लंदन में होता है। और 1932 में एक और चीज़ होता है जिसका नाम है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब होता है, 1932 में होता है। आपका अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच संवाद होता है, जिसके तहत उनमें आरक्षण की व्यवस्था की बात की जाती है SC/ST को लिए। नेक्स्ट आपका सवाल है मृतकों का टीला के उपनाम से किसे जानते हैं। तो वो है आपका मोहनजोदड़ो।
किसे पुकारते हैं? मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो और चानूदरो, ठीक है। तो ये दोनों किस नदी तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। रंगपुर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रंगपुर किस नदी के तट पर है? मादर या भादर भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसका खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। अब है लोथल किस नदी तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। और इसका खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। ये भी गुजरात में है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने खोज किया था। ये सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा 1921 और मोहनजोदड़ो 1922। तो बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये एक ऐसी लिपि थी, इसमें एक ऐसी लिपि थी भाव चित्रात्मक, आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हाँ, अशोक के शिलालेख को पढ़ा जा सका है। तो वो कब? 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में क्या पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, ठीक है। तो अगर बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में आपका लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक, ठीक है। ये जो कि हम उसको देख के बता सकते थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आज तक पढ़ नहीं सका है कोई। अगला सवाल है लखनऊ समझौता, जिसमें गरम दल और नरम दल। तो नरम दल हो गए अहिंसा वाले, जो झगड़ा उगड़ा नहीं करना है। गरम दल होने वाले हो गए झगड़ा वाले। तो ये हो गए गरम, हमेशा गुस्से में रहते थे, ठीक है। तो ये आपस में कब मिले थे? तो विलय यहाँ मिट गया है। तो ये आपका क्या होगा? विलय। तो गरम दल और नरम दल का विलय कब हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन। अच्छा, अधिवेशन का मतलब क्या होता है? मिलन, सब लोग आके मिलते हैं, अधिवेशन, ठीक है। और 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? अधिवेशन में कांग्रेस की पहली बार फूट हो गई थी। कांग्रेस की प्रथम फूट का मतलब अलग, प्रथम फूट हो गया था, नहीं अलग हुआ था 1907 में। 1934 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी में मांग किया गया था पूर्ण स्वराज। इसका मतलब होता है पूरा भारत हमारे हाथों में होना चाहिए। हम जो हैं, आप यहाँ से हटिए अंग्रेज, यहाँ से जाओ, अब हम जो हैं इस देश का सत्ता को संभालेंगे और अपनी जनता को देखेंगे। तो पूर्ण स्वराज का मांग, लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1896 में क्या होता है? वंदे मातरम को पहली बार गाया। तो वंदे मातरम ये कहाँ गाया जाता है? कलकत्ता। तो राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता, राष्ट्रीय गान भी कलकत्ता। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। तो बोलिए वंदे मातरम को कहाँ गाया गया था पहली बार? तो कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? रहमतुल्लाह सयानी। गरम दल नरम दल आपस में कब मिले? 1916 लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस की पहली फूट कब हुई थी? 1907। और 1905 में क्या था? बंगाल का विभाजन, प्रथम विभाजन बंगाल का क्या था? 1905 में हुआ था। और 1900 क्या हो गया? 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज। उसका अध्यक्षता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? तो डी अल्मेडा। और ये कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? डी अल्मेडा। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हमारे देश का विभाजन होता है। हमारे देश का विभाजन किसके तहत होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत क्या होता है?
भारत का संविधान को बनाया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? 1829 में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन सहयोग के रूप में एक नाम आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग हर 5 साल के लिए यानी प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। और वित्त आयोग का गठन कितना अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 280। 10 वर्ष में क्या होता है? तो 10 वर्ष में राष्ट्रीय जनगणना होता है। तो जनगणना जो है वो संघ सूची का है, लेकिन जनसंख्या समवर्ती सूची का है। देखिए, बिहार के लिए अलग जनसंख्या का नियम होता है और केंद्र के लिए अलग, इसलिए दोनों का अलग अलग हो जाने के कारण जनसंख्या समवर्ती सूची, जनगणना संघ सूची। शिक्षा भी क्या है? समवर्ती सूची। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय, पुलिस स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो 10 वर्ष। तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, पहली बार जनगणना हुई थी। 1881 में रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय कौन जनगणना? नियमित का मतलब होता है हर 10 साल पर। हर 10 साल पर जनगणना की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। तो 1881, उसके बाद आप 10-10 करके जोड़ लीजिएगा। तो आज़ादी के बाद कितना, आज़ादी के पहले कितना, वो सब आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1881, 1800 बोलिए 91, इसमें 10 जोड़ते हैं 1901, उसके बाद 1911, 1921, 1931, 1941 और 1951। उसके बाद 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, और अब जो होगी वो 2026 में होगी। तो ये हो गया। तो बोलेगा आज़ादी के बाद कुल कितनी बार जनगणना हुई है? आज़ादी के बाद, तो आज़ादी आपका 47 के बाद मारना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। बोलेगा आज़ादी से पहले कुल कितनी बार हुई है? तो आज़ादी से पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। प्रथम जनगणना हो गया 1872 लॉर्ड मेयो के समय। नियमित बोलेगा 1800। अब क्वेश्चन को जैसे जैसे बनाएगा वैसे वैसे जवाब आपको दे चलना है। 2 वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, तो दिवस आपको प्रत्येक 2 साल पर मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब यहाँ पे 6 वर्ष गया है। 6 वर्ष, 6 वर्ष क्या है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। किसका? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। तो बोलेगा कि आपको राज्यसभा को भंग किया जा, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का भंग नहीं होता। हाँ, ये होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 यानी 1/3 जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। सेवा मतलब उनका कार्यकाल पूरा होता है। इसको नोट कर लेना है। अगला आपका सवाल है विश्व में सर्वाधिक रबर कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा रबर कहाँ होता है? तो वो है आपका थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। और सफेद हाथियों का देश, सफेद में देते हैं, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? आपको थाईलैंड को कहा। चीन में सोना, कपास, चाय सबसे ज्यादा होता है। सोना,
उत्पादन की बात कर रहे हैं, भंडार की बात नहीं कर रहे। सोना, चाय, कपास, ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन और अमेरिका में मक्का, तो मक्का में सबसे ज़्यादा आपका अमेरिका। तो ये आप भारत आपका दूध और केला, भारत आपका दूध और केला प्रथम। अगला आपका सवाल है, भारत में राष्ट्रीय प्रतीक में कौन से जानवर की आकृति शामिल नहीं है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय जो आपका जो है प्रतीक है वो कौन है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो सारनाथ की खुदाई में अशोक स्तंभ पड़ा। तो अशोक स्तंभ में 4 गो शेर है। कितना शेर है? 4 शेर है। 3 गो दिखाई देगा, 1 गो पीछे रहेगा। अब देखिए इधर कौन होगा आपका? इधर आपका हाथी, हाथी के बगल में आपका बैल, हाथी के बगल में बैल, बैल के बगल में क्या होगा? घोड़ा। तो ऐसे आपका है। तो के गो हो गया? 1 2 3 4। तो 4 गो का नहीं है। किसका नहीं है? गाय का उल्लेख नहीं। कब अपनाया गया था अशोक स्तंभ को? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को, इसको भी नोट कर लेना है। अगला आपका सवाल है, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी आपका लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका पूरे देश में लागू हुआ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश की कुछ जमीनों का आदान प्रदान, भारत बांग्लादेश के कुछ जमीनों का आदान प्रदान। 101वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? जीएसटी। 101वां में क्या हो जाएगा? जीएसटी। और यहाँ पे क्या होगा? भारत बांग्लादेश के कुछ जमीन का बंटवारा, बांग्लादेश के कुछ जमीन का आदान प्रदान। 101 में क्या हुआ? जीएसटी। 102 में क्या हुआ? 102 में क्या हुआ? ओबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी आयोग को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला। किसके तहत? 102वां। और 103वां में क्या हुआ? तो आपको ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। तो अब है 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और प्रभावी लागू हो गया। 14 जनवरी 2019 को क्या हुआ था? तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण लागू किया गया था। 14 अगस्त 1993 का क्या हुआ था? ओबीसी आयोग की स्थापना, ओबीसी आयोग बना। ओबीसी आयोग का गठन 1993 में हुआ था, लेकिन संवैधानिक दर्जा बोलेगा तो 102वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। अगला आपका सवाल है, पानी का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? तो अभी हम जस्ट बताए थे शायद, पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। मुख से खाना का पाचन शुरू होता है, छोटी आंत में पूरे खाने का पाचन हो जाता है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अगला सवाल है आपका, कौन से बिहार में नहीं बहती है? तो बिहार में अभी हम चर्चा किए थे, कौन है? तो कोसी सबसे पहले, सुपौल, गंगा है, ठीक है, गंगा सबसे पहले बक्सर, सोन सबसे पहले बिहार में रोहतास। और राम गंगा के तट पर कौन जगह है, कौन शहर है? बरेली है। एक वो गाना आया था, ठीक है, तो वो गाना हमको नहीं पता। तो राम गंगा जो है किस नदी के तट पर है? बोलिए, बरेली। बरेली किस नदी तट पर है? राम गंगा तट पर है। तो गोरखपुर बताइए, गोरखपुर। तो गोरखपुर बोलिए रेवती नदी के तट पर है। श्रीनगर बताइएगा, श्रीनगर किस तट पर है? झेलम नदी के तट पर है। और जम्मू किस नदी के तट पर है? जम्मू तवा नदी के तट पर है, ठीक है। आगरा, मथुरा और दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी का तट पर है। और गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर बनारस है, कानपुर है, आपका भागलपुर है, पटना है, साहेबगंज है, आपका बहुत सा है, तो देख लेना है। अगला आपका सवाल है,
घाटों का शहर बनारस। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मैसूर का संबंध टीपू सुल्तान। और मदुरई पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई, तमिलनाडु। कहाँ था? तमिलनाडु। तो ये हम्पी हो जाएगा, हम्पी बेल्लारी कर्नाटक। अगला सवाल है हिरोशिमा पर कब बम? तो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था 6 अगस्त को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे बम गिरा था। और 9 अगस्त 1945 में आपको नागासाकी पर गिरा था, नागासाकी पर। तो 9 से नागा, 9 से 9, तो नागासाकी पर 9 अगस्त। तो पहले लिटिल मैन, बाद में फैट मैन। तो पहले छोटा, बाद में मोटा, ठीक है। अब 1999 में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध हुआ था। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये किस युद्ध के तहत, किस ऑपरेशन के तहत जीता गया? तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। इसलिए 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। 1948 को क्या हुआ था? श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948 में, ठीक है। और ये 1952 में है। आम चुनाव 51-52 में आपका हुआ था। अगला आपका सवाल है जट जाटिन। जट जाटिन आपका जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। बंगाल का कीर्तन, कीर्तन अगर पूछेगा तो कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से। गुजरात में जानवे करते हैं डांडिया, डांडिया आपका कहाँ का है? गुजरात का। केरल का कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। ओणम भी केरल का है। ओणम, ओणम कौन कौन? ओणम, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये सब कहाँ का है? केरला का है। और पतंग, पतंग उड़ाना भी सबसे पहले कहाँ से? गुजरात हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? मराठी भाषा में लिखी गई थी। कौन? गुलामगिरी, ठीक है। तो ये आपका गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। अगला सवाल है आपका बिहार विधानसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव है, नंद किशोर यादव है। और जीतन राम मांझी लघु उद्योग के हो जाएंगे। और अवधेश नारायण सिंह आरजेडी के पहले अध्यक्ष थे, वो अब चेंज हो गए हैं। और विजय कुमार चौधरी जल संसाधन मंत्री हो गए। तो ये सब आप ये करंट में देख लीजिएगा। बिहार का तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो बिहार का एक चीज है ये, क्या कीजिएगा, सब झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड में जो चला गया सब, तो बरौनी है। कौन है आपका? बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। आपका गया का नाम क्या हो गया? गया जी। और मुजफ्फरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लीची। तो लीची किस कहाँ का प्रसिद्ध है? लीची मुजफ्फरपुर। और सबसे ठंडा और सबसे गर्म कौन हो जाएगा? गया। और यहीं पे बौद्ध में। अच्छा, बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? गया में है। अगला आपका सवाल है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और अंशी, अंशी जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम, 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 तो कलपक्कम परमाणु रिएक्टर क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका है तमिलनाडु, तमिलनाडु। कोरबा कहाँ है? कोरबा, कोरबा आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। ओरबा कहाँ है? ओरबा आपका, तो ओरबा है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। नोट कर लेना इसको। अगला सवाल है सेरीकल्चर का संबंध किससे है?
तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो वो है रेशम कीट पालन से है, रेशम कीट पालन से। मुर्गी पालन का क्या है? एवी कल्चर। एवी कल्चर का संबंध किससे है? मुर्गी पालन से है। और मुर्गी में एक वो बीमारी होता है, चिकन का बीमारी होता है, पीला काहे नहीं आ रहा है। और कृषि का क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किससे संबंध है? कृषि से है। अब मछली पालन क्या हो जाएगा? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछली का ये अध्ययन हो गया। ये क्या हो गया? अध्ययन। लेकिन इसका बोलेगा मछली का पालन तो वो हो जाएगा पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर। तो मछली का पालन पीसी कल्चर, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है आपका? तो 7.4 क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है। और मूत्र का कितना होता है? 6। मूत्र का कितना होता है? 6। अगला सवाल है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आपका जो हुआ था 1922 में हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916। 1929 में क्या होता? लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला आपका सवाल है किसके संचय के कारण मांसपेशी में थकान होता है? अगर आपको थकान लग रहा है, बहुत देह हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो है किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण आपका थकान हो जाता है। ठीक है। और ये आगे जाके जमने लगता है, बन जाता है पारुलिक अम्ल, जिसके कारण से गठिया रोग हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रहिएगा, हमेशा पीटी एक्सरसाइज करते रहिएगा। सूर्य का उगते या डूबते समय लाल दिखाई देना किसके कारण से है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रकाश का प्रकीर्णन। हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, कांच चटका हुआ दिखाई देना या रोड पे शीशा चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन हो गया सूर्य उगते समय डूबते समय हल्का उठा दिखाई देना, तो ये हो गया अपवर्तन। या मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, या सिक्का हल्का ऊपर दिखाई देता है, या पानी के अंदर बांस हल्का टेढ़ा दिखाई देता है, वो अपवर्तन। और वर्ण विक्षेपण, एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है, बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला। तो जो ज़्यादा विचलित होगा उसे कहेंगे सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी और सबसे कम लाल, सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य लाल, सबसे कम बैगनी। तो ये सब हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। अगला आपका सवाल है और यहीं तक आपकी समाप्त होती है। तो जैसा भी इसको देखें आप लोग, अच्छा से पढ़िए, देखिए, समझिए और कमेंट में जवाब भी दीजिए, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए लाए हैं और आप लोग इसमें देखना है आपको। और मन से पढ़िए और क्या कहते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। खुश रहिए, धन्यवाद।